बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9 2023-24 डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं आज हम। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच लॉ फ्रॉम दी फॉलोइंग ह्यूज ट्रीज अप्रूव टू दी साइक्लोन। बहुत सिंपल सा बेटा, कौन सा लॉ यूज होता है यहाँ पर? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड। तो बेटा यहां पर आपसे पूछा है इनमें से कौन से फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज होता है बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा चार्ज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होएगा। Q1 Q2 यहां पर दो चार्ज पार्टिकल्स है। दूसरी चीज डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस के ऊपर इनवर्सली स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा, स्क्वायर में डिक्रीज होगा। यानी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है और यहां पर K एक कांस्टेंट है ना। तो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है और दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है R, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए ऑप्शन ए में क्या कहा बेटा, x क्या कहा आपसे, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, यस डिपेंड करता है, x के ऊपर तो डिपेंड करता है, दो चार्ज पार्टिकल के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। y में कहा आपसे द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यस y के ऊपर भी डिपेंड करता है। z में आपसे कहा मास ऑफ द पार्टिकल, नहीं मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बेटा आपका x एंड y यानी ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग अ रिजर्वायर इन अ कोल्ड रीजन। बेटा आपको ये डायग्राम दिया हुआ है एक कोल्ड रीजन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं P S Q R T। अब आपसे बेटा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पहला स्टेटमेंट गिवन है द डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी हाईएस्ट एट लेवल T। क्या लेवल T पर वाटर की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होगी, यस और नो? तो यस बेटा वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यस। तो ऑप्शन 1 तो आपका बेटा करेक्ट रहेगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। एट लेवल P द वाटर कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट। क्या लेवल P पर वाटर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा? और लेवल P क्या दिया हुआ है? आइस। नहीं बेटा, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपैंड होता है ड्यू टू एनॉर्मस एक्सपेंशन। तो वाटर P सबसे ज्यादा एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो बेटा ऑप्शन सेकंड आपका रॉन्ग रहेगा। थर्ड ऑप्शन में कहा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम इज TRQSP। डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, ये किसका? वॉल्यूम। क्या अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका मतलब T का वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहेगा। तो चेक करते हैं क्या T का वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहेगा? नहीं, T का वॉल्यूम तो बेटा T की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, T की डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो वॉल्यूम सबसे कम रहेगा। तो बेटा T का वॉल्यूम तो सबसे कम रहेगा। अब यहां पर इन्होंने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम, यानी सबसे ज्यादा T का, उससे कम R, उससे कम Q, उससे कम S, उससे कम Q। तो T का तो बेटा सबसे क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो बेटा ये वॉल्यूम का रॉन्ग दिया हुआ है ना। चलिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वाटर डेंसिटी इज। क्या वाटर डेंसिटी का असेंडिंग ऑर्डर P S Q R T रहेगा? यस। तो चेक कर लेते हैं क्या P की डेंसिटी असेंडिंग ऑर्डर
यानी P की डेंसिटी सबसे कम, उससे ज्यादा S, उससे ज्यादा Q, उससे ज्यादा R, उससे ज्यादा T। तो P की डेंसिटी, P पॉइंट आइस है, आइस की डेंसिटी हाँ वाटर से कम होती, आइस की कम, ठीक है। और टेम्परेचर हमने घटाया तो डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, 1 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। S की थोड़ी और ज्यादा, Q की और ज्यादा, ठीक है, R की और ज्यादा, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो बेटा आपका ऑप्शन 4 भी सही रहेगा। तो बेटा आपका मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में कहा था आपसे, ऑप्शन ए आपसे कहा था कि क्या हमारा 1 एंड 4 सही होगा, यस, ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ था 2 3 4, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ था बेटा 2, 4, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ था 1, 3, 4। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में कहा आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सिंपल सा एक मेरा पहले आंसर सुनो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा आपकी नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, आउटसाइड दी बार मैग्नेट। क्लियर। चलिए अब आप लोग आंसर ढूंढ सकते हैं। तो बेटा P आपको दिया हुआ है बेटा, एक नॉर्थ साउथ एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है। बेटा एरो इंपॉर्टेंट है, हाँ, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, तो P आपका सही रहेगा। दूसरा देखते हैं, यहां पर बेटा नॉर्थ से निकल रही है, यहां तक तो बात सही है, नॉर्थ से निकल रही और यहां पर साउथ से भी निकल रही है, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकलती, तो बेटा Q आपका रॉन्ग रहेगा। R चेक करते हैं, नॉर्थ से निकल रही है, ठीक है, साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, यानी R आपका सही रहेगा, ठीक है। ये S दिया हुआ है, ठीक है, S चेक करते हैं बेटा, S क्या सही है या गलत। बेटा S में क्या है, साउथ से निकल रही है, अब साउथ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन कौन कौन से सही है बेटा, P एंड R वाला पेयर आपका सही है। तो A P Q नहीं होगा, QS नहीं होगा, PS नहीं होगा, PR, यानी ऑप्शन D आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा आपसे कंप्लीट दी फॉलोइंग कोरिलेशन विद रेस्पेक्ट टू दी टेम्परेचर कैटेगरी। आपको दिया हुआ है बेटा, अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑब्वियसली होता है, तो आपसे पूछा है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितने डिग्री सेल्सियस होगा। यानी बेटा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू को हम लिखते हैं बेटा, C से रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू को। F कितना गिवन है, -40। आपको क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को बेटा टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला आपको मालूम होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए हम क्या यूज करते थे, C/5 = F - 32/9। C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बेटा, 5 C/5 = F कितना गिवन है, -40 - 32/9। F की वैल्यू हमने -40 पुट कर दी, तो C/5 = -437 72/9, 9 7 जा 42, नहीं 9 8 जा बेटा, 9 8 जा 72, क्लियर, 9 8 जा 72। तो C/5 = -8, 5 उधर पहुंचकर इंटू में पहुंच जाएगा, C = -8 × 5 -8 × 5 -40 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम। तो इनमें से बेटा डिफरेंट बताना है, जो डिफरेंट हो रहा हो। तो ट्रम्पेट, क्लैरिनेट, बेटा ये भी हमारे पास एक एयर कॉलम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्लैरिनेट भी एयर कॉलम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट भी एयर कॉलम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बट टैम्बोरिन एयर कॉलम नहीं होता। तो बेटा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। ये इन तीनों से डिफरेंट है, ये तीनों के तीनों एयर कॉलम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बट इसमें एयर कॉलम नहीं होता। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा, इफ द
टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द लिक्विड विल चेंज। अगर हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज होएगी। वॉल्यूम चेंज होगा, यस वॉल्यूम भी चेंज होएगा। मास चेंज होएगा, मास चेंज होएगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट। मास चेंज नहीं होता, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास चेंज नहीं होता। डेंसिटी चेंज होती है, यस बेटा टेम्परेचर चेंज करने पर डेंसिटी भी चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। तो आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, 1 2 3, 1 2 नहीं होगा, 1 3 एंड 4, 1 3 4 यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में कहा आपसे ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट पेयर एंड कंप्लीट द कोरिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर आपको दिया हुआ है ईडीयू सेट। अगर बेटा एजुकेशनल सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आईआरएस किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग को नहीं, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज को नहीं, टेलीविजन टेलीकम्युनिकेशन को भी नहीं। आईआरएस का मतलब होता है बेटा, आईआरएस जो मॉनिटर करता है बेटा, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक डिपार्टमेंट है बेटा जो कि मॉनिटरिंग करता है नेचुरल रिसोर्सेज की और उनको मैनेज भी करता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एरिया ऑफ टिप ऑफ स्क्रू। बेटा एक स्क्रू है हमारे पास, स्क्रू की जो टिप का एरिया हमें गिवन है बेटा, इसकी टिप का जो एरिया गिवन है, कितना गिवन है बेटा, एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 टू दी पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड वेट इज, और वेट आपको कितना गिवन है बेटा, वेट 0.5 न्यूटन, यानी वेट इज ए फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपको गिवन है। वेट और फोर्स एक ही चीज होता है, कौन सा वेट है बेटा, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर, 0.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देन हाउ मच प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय द स्क्रू ऑन द वुडन बोर्ड। तो स्क्रू वुडन बोर्ड के ऊपर, स्क्रू वुडन बोर्ड यहाँ पर है, कितना प्रेशर लगाएगा। तो बेटा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है, ऑब्वियसली कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा। तो 0.5 फोर्स की जगह पर वेट आ जाएगा, यानी वेट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा 0.5। एरिया कितना गिवन है बेटा, 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -4। बेटा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 10 टू दी पावर -4, पावर ऊपर पहुंचकर प्लस में पहुंच जाएगी, 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन इन द सन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में कहा न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ द सन। क्या बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन, जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं तो हीट जनरेट होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ सन। यस, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ सन। क्या हीलियम का न्यूक्लियस सन के कोर में फॉर्म होता है? तो स्टेटमेंट 2 भी आपका सही रहेगा। चलिए बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है एंड 2 इज द करेक्ट रीजन ऑफ 1। क्या 2 1 का रीजन है? नहीं बेटा, ये तो नहीं होगा, है ना, 2 1 का तो रीजन नहीं होगा, सीधी सी बात। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू एंड 1 इज द करेक्ट रीजन ऑफ 2। हाँ, बोथ 1 एंड 2 ट्रू है और 1 जो है वो करेक्ट रीजन है किसका? 2 का, क्योंकि बेटा फ्यूजन की वजह से ही क्या फॉर्म होता है? न्यूक्लियस फॉर्म होता है। जब फ्यूज होते हैं तभी न्यूक्लियस फॉर्म होता है। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स नहीं होगा, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू एंड रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। बेटा आज की इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन को लास्ट करते हैं, ठीक है। बाकी के बेटा 10 से आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग तब तक
इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आप लोग जिन बच्चों ने बेटा हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आयोटा स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट आता है आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।